देवरानी जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। यह जो आपने तीन तीन बेटियां पैदा करके रखी है, इनका खर्चा मैं किसी भी हाल में नहीं उठाने वाली। देवर जी तो चल बसे, लेकिन मेरे सिर पर तीन तीन पनौती छोड़कर चले गए। अब इनका खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी भी तो दो दो बेटियां हैं। अब मैं अपनी बेटियों को देखूं या फिर तुम और तुम्हारी बेटियों को? तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। भाभी की बातें सुनकर सीमा को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने कहा, भाभी, ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे इस घर से निकाल जाने के लिए कह रही हैं? मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर के अलावा मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने मायके में भी नहीं जा सकती। वहाँ तो अनुराधा भाभी पहले से ही परेशान है और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है। सीमा की जेठानी नीलम ने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, सीमा, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तभी दोनों की सासू माँ सरला जी आई। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों ने यह क्या लगा रखा है? अभी मेरे बेटे को मरे हुए 15 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों ने घर में कलह मचा रखी है। तुम दोनों के अंदर थोड़ी सी भी शर्मो हया है या नहीं? तभी सीमा बोली, माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कह रही हैं। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बड़ी बहू, यह सब क्या तमाशा है? तुम छोटी बहू को घर से क्यों निकाल रही हो? इस घर पर उसका भी पूरा पूरा अधिकार है। अच्छा माँ जी, अब आप हमें बताएंगी कि इस घर पर किसका अधिकार है और किसका नहीं। तो माँ जी, आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब इस घर पर मेरे पति के अलावा कमाने वाला कोई नहीं है और मैं अपने पति की कमाई को ऐसे ही गैरों पर नहीं उड़ा सकती। बड़ी बहू, हम कौन से गैर हैं? हम तो तुम्हारे अपने हैं। माँ जी, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे अपने तो सिर्फ मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। सासू माँ और देवरानी जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब मैं जैसा कहूँगी आप दोनों को वैसा ही करना पड़ेगा। जेठानी जी, मेरी बात सुनिए। मेरे पति ने जो जेठ जी को 1 लाख रुपये दिए थे, वह आप मुझे वापस कर दीजिए। उससे मैं अपना कुछ काम शुरू कर लूँगी। उसी से हमारी गुजर बसर हो जाएगी। हम लोग आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। कौन से रुपये? देवर जी ने तो हमें कोई भी रुपये नहीं दिए थे। कैसी बातें कर रही हो भाभी? मुझे अच्छे से याद है, जेठ जी को कुछ सामान लेने के लिए जाना था तो मेरे पति ने उन्हें 1 लाख रुपये दिए थे और जेठ जी ने वह रुपये मुझे अभी तक नहीं लौटाए। सीमा, तू तो बहुत ही चालाक हो गई है। तेरे पति के जो क्रियाक्रम में पैसे लगे थे, वह किसने लगाए थे? तेरा बाप देकर गया था। आई बड़ी 1 लाख रुपये वाली। बड़ी बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अमित इस दुनिया से क्या गया? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। सासू माँ, आप जो भी कह रही हैं एकदम से कह रही हैं। देवर जी ने जो भी रुपए दिए थे वह उन्हीं के क्रियाक्रम में लग गए। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप भी अपनी छोटी बहू के साथ इस घर से बाहर निकल जाइए। नीलम के इस तरह से तेवर देखकर उसकी सासू माँ यानी कि सरला जी दंग रह गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको अपनी बड़ी बहू का यह रूप देखने को मिलेगा। अभी तक सारी जमीन जायदाद घर सब कुछ सरला जी के नाम पर था, इसलिए सरला जी ने सोच लिया था कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगी और घर का बंटवारा उन्होंने नहीं किया। घर अभी तक पूरा का पूरा उनके नाम पर था, लेकिन ज़मीन 3 भागों में बट गई थी। घर का सारा काम सीमा अकेले किया करती थी और नीलम आराम से बैठी रहती थी। वो जेठानी होने का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी। एकदम महारानी हो गई आली जिंदगी जी रही थी। सरला जी कभी कभी अपनी छोटी बहू की मदद कर दिया करती थी, जितना उनसे हो पाता था। एक दिन सरला जी ने सीमा से कहा, छोटी बहू, तुम कब तक इस घर में नौकरानी बनकर सारा काम करती रहोगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? और तुम यह तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि बड़ी बहू कुछ भी नहीं देने वाली। तो सीमा ने कहा, माँ जी, मैं क्या करूँ? कैसे सब कुछ सही करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मेरा और तुम्हारा खेत है, उनमें
तुम सब्जी उगाना शुरू कर दो और फिर मेरा जो आगे वाला कमरा है उसमें तुम सारी सब्जी रख कर आराम से बेच सकती हो। थोड़ी बहुत देर मैं भी दुकान पर बैठ जाया करूँगी। इस तरह से हमारी कुछ आमदनी भी हो जाएगी और घर खर्च में भी मदद मिल जाएगी। सीमा को अपनी सासू माँ की बात बिल्कुल सही लगी, लेकिन सीमा फिर सोचने लगी कि उसको सब्जी उगाना तो आता ही नहीं है, फिर वह कैसे करेगी। तो सरला जी ने बताया, बहू आजकल वहाँ से देख लो सब्जी कैसे उगाते हैं और उनकी देखभाल कैसे करते हैं, कौन से सीजन में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। सीमा की जेठानी अपनी सासू माँ की सारी बातें सुन रही थी। वह मन ही मन में सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सीमा के खेतों की सब्जियां बर्बाद कर दूंगी तो फिर वह क्या करेगी। सीमा ने कई बार अपने खेतों में सब्जियां उगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जेठानी बार बार सब कुछ बर्बाद कर देती थी। वह कुछ न कुछ ऐसा कर देती जिसकी वजह से सीमा की सारी फसल चल जाती। फायदा होने के बजाय सीमा का नुकसान हो जाता था। एक दिन सीमा की जेठानी मार्केट जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और एक पैर टूट गया, जिसकी वजह से वह घर में बैठ गई, कहीं भी नहीं जा पाती थी। सीमा को इस बात का बहुत ही दुख था कि उसकी जेठानी का पैर टूट गया। ऐसे भी घर का सारा काम तो सीमा करती थी। इस बार सीमा ने अपनी सब्जियों की फसल में टमाटर और मटर लगाए हुए थे। दोनों ही फसल बहुत अच्छी तरह से हुई थी। सीमा ने दोनों सब्जियां पहले लगा दी थी, इसलिए उनके मटर और टमाटर बहुत अच्छे रेट में बिक जाया करते थे। अब उसकी जेठानी मन ही मन में भगवान को कोस रही थी कि हे भगवान, तुमने यह मेरे साथ क्या कर दिया, मेरा पैर तोड़ दिया और उसका मुनाफा पर मुनाफा करवाए जा रहे हो। सीमा की बड़ी बेटी प्रिया 9वीं में पहुंच गई थी, इसलिए वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी अगर वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई तो आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी, इसलिए स्कूल की तरफ से उसे प्राइज मनी 5,000 मिले थे। प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी। वह अपने घर गई और मम्मी को बताया कि वह अपने स्कूल में फर्स्ट आई है, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने उसे 5,000 का प्राइज दिया है। सीमा की बीच वाली बेटी कविता अभी 6 में थी और सबसे छोटी बेटी सोनिया वह 4वीं में पढ़ रही थी। सीमा की तीनों बेटियां पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वह तीनों मन लगाकर पढ़ाई करती थी। यह बात सीमा की जेठानी से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसकी दोनों बेटियों को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बस स्कूल में जाकर मटर गश्ती करके रहती थी, बस किसी तरह से क्लास में पास हो जाया करती थी, यही उनके लिए बहुत था। एक दिन प्रिया के सामने उसकी मम्मी की बहुत ही बेइज्जती की। यह बात प्रिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी और सीमा चुपचाप अपनी जेठानी की बातें सुन रही थी, जिसकी वजह से प्रिया बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से नाराज़ हो गई थी। मम्मी, यह क्या तरीका है? आप हमेशा बड़ी मम्मी की बातें क्यों सुनती रहती हो? घर का सारा काम आप और दादी मिलकर करती हैं और ऊपर से दुकान भी चलाती हैं, खेतों में जाकर आप दोनों काम भी क्या करती हैं। घर खर्चे में उनसे आप 1 रुपये भी नहीं लेती, फिर क्यों उनकी बातें सुनती रहती हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब बड़ी मम्मी आपको सुनाती रहती हैं। मम्मी, या तो आप ही बड़ी मम्मी की बातों का जवाब दे दिया करो, नहीं तो फिर अगर मैंने उनकी बातों का जवाब दिया तो फिर शायद बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक दिन की बात है, सीमा की जेठानी नीलम की बड़ी बेटी पिंकी किसी लड़के के साथ पार्क में घूम रही थी। प्रिया ने अपनी मम्मी को यह बात बताई तो सीमा ने यह बात जेठानी जी से कह दी, जिसकी वजह से उन्होंने सीमा के ऊपर हाथ उठा दिया था और प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया था। खबरदार बड़ी मम्मी, अगर आपने मेरी मम्मी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी आपकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन मैं आपका टॉर्चर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली, इसलिए अपने हाथ को संभाल कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ आपने मेरी माँ पर उठाया है वह हाथ टूट जाए। प्रिया के मुंह से यह बातें सुनकर नीलम बहुत ही आग बबूला हो गई और उसने प्रिया को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। यह बात सीमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि सीमा ने आज तक कभी
अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाया था। सीमा की ऊंची आवाज़ ही उसकी बेटियों के लिए काफ़ी थी। बस भाभी, बहुत हो गया, आपने मुझे आज तक इतना जलील किया, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आपने मेरी बेटियों के लिए कुछ भी कहा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया पर हाथ उठाने की? अगर आपको हाथ उठाना ही है तो अपनी बिगड़ी हुई बेटियों पर उठाइए, जो स्कूल में जाकर आवारागर्दी करती रहती है। आपको खबर भी है कि आपकी बेटियां स्कूल में क्या क्या करती है। आए दिन स्कूल से गायब रहती है और लड़कों के साथ घूमती रहती है। आस पड़ोस वालों से पूछिए, वह आपकी बेटी के कारनामे आपको बता देंगे। मैंने अपनी बेटी को बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन अगर आप उनका अपमान करेंगी तो फिर उसका जवाब देना भी वह लोग बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और अगर उन्होंने आपको पलटकर जवाब दे दिया तो फिर मुझे बताने की कोशिश भी मत करना। आज तो आपने मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया। अगर आपने फिर कभी मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, आप हमारी इस बात को दोबारा, इस बारे में मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगी। फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आज सरला जी को अपनी छोटी बहू की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो, कम से कम इसने अपनी बेटी के लिए तो आवाज़ उठाई, अपने लिए तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। नीलम बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब उसकी दाल उसकी देवरानी के सामने नहीं गलने वाली, क्योंकि अब उसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। सीमा अभी भी घर का सारा काम अकेले करती थी। वह किसी से भी कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई थी कि नीलम ने अपनी देवरानी को परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब अगर उसने कुछ भी किया तो इसका खामियाजा उसे ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा, जो शायद उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सीमा अपने ही खेतों में सब्जी उगाती थी, इसलिए अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। सरला जी अब बहुत खुश रहने लगी थी। सीमा अब अपनी कमाई के सारे पैसे अपने पास रखती थी। अब वह जेठानी को नहीं देती थी। सीमा की बड़ी बेटी प्रिया का 11वीं कंप्लीट हो गया था और उसने अपना 11वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। 98.5 पर उसके नंबर आए थे, जिसकी वजह से सीमा और उसकी दादी बहुत ही खुश थी। और फिर उसने बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वह भी उसने क्वालिफाई कर लिया था। उसे वहीं लखनऊ में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज मिल गया था और वह अपनी पढ़ाई करने लगी। प्रिया को बीटेक करते हुए 3 साल कंप्लीट हो गए थे और इधर कविता का भी 11वीं कंप्लीट हो गया था। वह बीए के साथ साथ अपनी सिविल की प्रिपरेशन करने लगी थी, क्योंकि वह सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। कविता भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। वह भी हमेशा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। एक दिन अचानक सरला जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सीमा के मायके से उसके भैया भाभी भी सरला जी को अस्पताल में देखने आए थे। उसने थोड़ी बहुत जो रुपये पैसे की मदद हो पाई उन्होंने की थी। लगभग 10 दिनों अस्पताल में रहने के बाद सरला जी ठीक होकर घर वापस आ गई। इस 10 दिन में सरला जी के ऊपर अच्छा खासा पैसा लग गया था। नीलम ने सरला जी के इलाज में पैसे देने से साफ मना कर दिया था, इसलिए सीमा ने अपने किसी जानने वाले से रुपये उधार ले लिए थे और धीरे धीरे करके 4 महीने में उनके रुपये अदा कर दिए। यही ज़िंदगी है और हमारी इस ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। वहीं सीमा के साथ हो रहा था कभी खुशी तो कभी गम। इसी तरह से ज़िंदगी कट रही थी और प्रिया का बीटेक कंप्लीट हो गया और उसे लखनऊ की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब प्रिया ने अपनी माँ सीमा को बताया कि उसकी नौकरी लग गई तो सीमा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। सीमा ने अपनी सासू माँ को बताया कि प्रिया की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। यह जानकर दादी माँ बहुत खुश हो गई। आज
सरला जी और सीमा मन ही मन में भगवान को धन्यवाद कर रही थी। आखिरकार उनकी मेहनत का पहला फल उनके सामने था, जो बहुत ही खुशदायक था। प्रिया अपने घर आई थी। वह बाहर हलवाई काका की दुकान से मिठाई लेकर आई थी। सीमा और सरला जी ने प्रिया को बधाई दी और प्रिया ने अपनी माँ सीमा और सरला जी को गले से लगा लिया। सरला जी की आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए प्रिया ने कहा, क्या दादी माँ, आज मेरी नौकरी लगी है तब भी आपकी आंखों में आंसू? तो दादी माँ ने कहा, बेटा यह तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज तुम्हारी माँ की मेहनत सफल हो गई। नहीं नहीं दादी, सिर्फ माँ की मेहनत नहीं, आपने भी तो बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। यह मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने हमेशा मेरी माँ का साथ दिया, इसलिए मम्मी हमारे लिए इतना सब कुछ कर पाई। दादी माँ, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या हुआ होता। बड़ी मम्मी ने तो अब तक हमें घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया होता। सरला जी ने कहा, छोड़ो यह सब पुरानी बातें, चलो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। यह बताओ तुम्हारी दोनों बहनें कब आ रही हैं? तो प्रिया ने कहा, दादी बस दोनों आती ही होंगी, मेरी फ़ोन पर उनसे बात हो गई है। और हाँ दादी, मैंने अभी तक उन दोनों को यह नहीं बताया कि मेरी नौकरी लग गई है। कविता और सोनिया जैसे ही घर में आईं तो प्रिया ने उन्हें बताया कि उनकी नौकरी लग गई है। दोनों बहनें प्रिया के गले लग गई और उसको बधाई दी। प्रिया अब नौकरी पर जाने लगी थी और घर के हालात धीरे धीरे करके अच्छे हो गए थे। इधर शिवा की जेठानी ने अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी लड़के के लिए पता करती तो उसकी बेटी की कैरना में वहाँ पहले ही पहुँच जाते। इसलिए नीलम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटियों की शादी कैसे करे, और फिर उसकी उम्र भी तो हो रही थी। नीलम जहाँ कहीं भी जाती उसे सिर्फ अपनी बेटियों के किस्से सुनने को मिलते, जो अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसकी बेटियों पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं था। वह तो अभी भी अपनी मस्त मौला ज़िंदगी जी रही थी। आज नीलम को रह रहकर सीमा की बात याद आ रही थी। उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने सीमा की बात क्यों नहीं मानी और अपनी बेटियों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया। जहाँ सीमा की बेटियाँ प्रगति कर रही थी, वहीं नीलम की दोनों बेटियाँ उसका नाम डुबा रही थी। नीलम ने अपनी दोनों बेटियों का घर से निकलना बंद कर दिया था। अब वह दोनों घर पर ही रहती थी। दोनों बहनें पूरा दिन आपस में कटर पटर किया करती, जिसकी वजह से नीलम बहुत परेशान हो जाती थी। कभी कभी नीलम मन ही मन में सोचती कि इन दोनों को खींच के थप्पड़ लगा दें, लेकिन वह अपनी जवान बेटियों पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए चुप ही रहती थी। धीरे धीरे करके कुछ समय और गुजर गया। कविता ने ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया और अब वह मेंस की तैयारी के लिए कोचिंग जाने लगी और साथ ही में इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह मेंस भी क्वालिफाई कर लेगी। और फिर वही हुआ जैसा कविता ने सोचा था। उसने यूपीएससी का मेंस भी क्लियर कर लिया। घर में खुशियों का माहौल था, सभी बहुत खुश थे। अब कविता ने अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे इंटरव्यू से थोड़ा डर लगता था। उधर सोनिया का भी 11वीं कंप्लीट हो गया था और उसने सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई भी कर लिया था। सरला और सीमा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बच्चियां एक एक करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी जा रही थी। इधर नीलम ने अपनी बेटी के लिए लड़का देख लिया था। लड़के की छोटी सी परचून की दुकान थी। नीलम ने अपनी बेटी की शादी वहीं पर तय कर दी थी और 1 महीने के बाद नीलम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। नीलम ने अपने पति को सब कुछ बता दिया था। उन्हें भी लड़का पसंद आया था। शादी में 1 हफ्ता बाकी रह गया था। नीलम का पति राजेश भी अपने घर आ गया था। इस बार राजेश लगभग 3 साल के बाद अपने घर आया था। उसे देखकर सरला जी बहुत खुश हो गई थी। राजेश ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, वह बस काम से काम रखता था।
दुनियादारी से उसे कोई लेना देना नहीं था। शादी की तैयारी में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे और फिर नीलम और राजेश ने अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी और उसे उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। इधर कविता का भी इंटरव्यू होने वाला था। वह उसकी तैयारी में लगी हुई थी और फाइनली वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। आज कविता एक आईपीएस ऑफिसर है। सीमा की दोनों बेटियों ने उसका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। यह देखकर नीलम को बहुत ही जलन हो रही थी कि उसकी औलाद इतनी निकम्मी निकल गई और सीमा की औलादें एक के बाद एक तरक्की किए जा रही हैं। नीलम को इस बात की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी। यह उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह बस मुंह से कह नहीं पा रही थी। दोनों बेटियों के सक्सेस हो जाने के बाद भी सीमा ने अपना काम बंद नहीं किया था। वह आज भी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी। एक दो बार प्रिया ने उसे मना भी किया कि मम्मी अब रहने दो, बहुत काम कर लिया आपने, अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। लेकिन सीमा ने कहा, बेटा मैं आराम नहीं करना चाहती, मैं अपने काम में व्यस्त रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यह काम करना अच्छा लगता है और अब मुझे आदत हो गई है यह सब काम करने की। सीमा ने प्रिया से उसकी शादी के बारे में पूछा तो प्रिया ने बताया कि उसके ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उसे वह बहुत ही पसंद करती है और शायद वह भी उसे पसंद करता है। तो सीमा ने कहा, प्रिया बेटा तुम बात करोगी उस लड़के से या फिर मैं ही सीधे बात कर लूँ उससे तुम्हारी शादी को लेकर। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और कविता उसके मज़े ले रही थी। दीदी अब तुम भागो यहाँ से, बहुत परेशान कर लिया हम लोगों को, अब अपनी ससुराल में जाकर सबको परेशान करो, हम लोगों का पीछा छोड़ दो। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी माँ सीमा के गले लगते हुए कहा, मम्मी क्या मैंने कभी आपको परेशान किया है? तो सीमा ने कहा, बेटा कविता तो मजाक कर रही थी, तू तो मेरी सबसे अच्छी गुड़िया रानी है। कविता की बातों का बुरा नहीं मानते, आखिर वह तुम्हारी छोटी बहन है। कविता प्रिया के पास आकर उसके गले से लग गई और बोली, दीदी मैं तो मजाक कर रही थी, आपको अगर बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिया ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, बस मेरी तो आंखें भर आई यह सोचकर कि एक दिन मैं तुम सबको छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी, मैं वहाँ कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। तब तक सोनिया भी वहाँ पर आ गई और बोली, जीजा जी हैं ना तुम्हारा मन लगाने के लिए। सोनिया की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। माहौल फिर से थोड़ा खुशनुमा हो गया था। सीमा ने विकास के घर वालों से बात कर ली। विकास को प्रिया बहुत ही पसंद थे, इसलिए उन लोगों ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर दोनों की शादी 21 जून को तय हो जाती है। काम बहुत ज़्यादा था लेकिन समय बहुत ही कम था। शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से थी। प्रिया शादी के लाल जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। प्रिया और विकास की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। प्रिया अपने ससुराल चली गई। सरला जी और सीमा दोनों प्रिया की शादी से बहुत खुश थीं, लेकिन उन्हें दुख भी हो रहा था कि उनकी एक बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। सोनिया ने अपना CPMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था और उसे यही लखनऊ के कॉलेज KGMU में सीट मिल गई थी, जिसकी वजह से सोनिया बहुत ही खुश थी। प्रिया और विकास ने मिलकर सोनिया को CPMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने और KGMU कॉलेज में सीट मिलने की बधाई भी दी। आज सीमा की तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बड़ी बेटी प्रिया इंजीनियर और बीच वाली बेटी कविता IPS ऑफिसर और सबसे छोटी बेटी सोनिया डॉक्टर बन गई। जब यह तीनों छोटी थी तो सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी तीनों बेटियां उसका इतना नाम रोशन कर देगी। आज हर कोई सीमा को बहुत ही सम्मान देता है और उसकी मेहनत की तारीफ भी करता है। इधर नीलम की बड़ी बेटी ने अपने ससुराल में कोहराम मचा दिया था।
उसने वहाँ पर सबका जीना हराम कर दिया था। वह घर का कोई काम नहीं करती थी, पूरा दिन आराम से बेड पर पड़ी रहती थी और अपनी सास के साथ झगड़ा किया करती थी। घर का सारा काम उसकी सासू माँ किया करती थी। कभी कभी इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता कि एक दूसरे को मारने मारने पर उतारू हो जाती। इसलिए नीलम के दामाद ने उनकी बेटी को घर से निकाल दिया और वह अपने घर वापस आ गई। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को ससुराल कैसे भेजे। नीलम को अंदर ही अंदर यह चिंता खाई जा रही थी कि अगर उसकी बड़ी बेटी अपने ससुराल वापस नहीं गई तो फिर उसकी छोटी बेटी की शादी कैसे होगी। इसी चिंता की वजह से नीलम की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि कैसे सीमा ने मेहनत करके अपनी तीनों बेटियों को कितनी अच्छी परवरिश दी और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। आज नीलम को इस बात का बहुत ही अफसोस था कि उसने सीमा और उसकी बेटियों के साथ कितना गलत किया। एक दिन नीलम के बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। सीमा उनके पास गई और बोली, भाभी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी है। तो नीलम ने उसे अपनी चिंता के बारे में बताया। सीमा ने कहा, भाभी अगर मैं कुछ करूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? हो सकता है मेरे ऐसा करने से वह सुधर जाए। सीमा ने उसका खाना पीना, चाय नाश्ता सब कुछ बनाना बंद कर दिया था, इसलिए अब उसे अपने लिए खाना और चाय नाश्ता खुद ही बनाना पड़ रहा था। और नीलम अपनी बेटी को बात बात पर ताने भी देने लगी थी। एक दिन नीलम की बेटी ने कहा, मम्मी आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। खाना पीना, चाय नाश्ता, मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में रहूं। कम से कम वहाँ पर मुझे कोई ताने तो नहीं मारता, उल्टे मैं ही उन लोगों को चार बातें सुना दिया करती हूँ। उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपने ससुराल वापस चली गई। यह देखकर नीलम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह सीमा के पास गई और उसे गले से लगा लिया। नीलम ने सीमा से कहा, सीमा आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती। नीलम की आंखों में आंसू आ गए थे। सीमा ने अपनी जेठानी के आंसू पोंछे और कहा, भाभी मैंने आपको कभी पराया समझा ही नहीं। मैंने हमेशा आपकी समस्या को अपनी समस्या समझा। सीमा ने अपनी दूसरी बेटी कविता की शादी भी एक अच्छे घर में कर दी। कविता का हस्बैंड कलेक्टर था और कविता आईपीएस ऑफिसर, इसलिए दोनों की जोड़ी बहुत ही जम रही थी। सभी लोग उन दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला और फिर एक दिन अचानक सरला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सरला जी का जाना सीमा के लिए सबसे बड़ा घातक था। प्रिया और कविता अपनी दादी के अंतिम दर्शन के लिए आ गई थी और थोड़ी देर के बाद सरला जी का बेटा भी आ गया था। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर अपनी माँ की अस्थियाँ लेकर वह वापस चला गया। कविता और प्रिया भी अपने ससुराल वापस चली गई थी। एक साल के बाद नीलम ने अपनी छोटी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी और वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। अब घर में सिर्फ सोनिया रह गई थी और उसके डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ शहर के बाहर हुई थी, इसलिए अब घर में केवल देवरानी और जेठानी रह गई थी। उसका साथ देने के लिए उनके घर में कोई नहीं था। दोनों ही अब एक दूसरे का साथ दे रही थी और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। कहते हैं दुख और सुख हमारी ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं। अगर आज दुख है तो कल खुशी भी आएगा। यह बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और हमें अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि सीमा ने पहले कितनी तकलीफ़ उठाई, लेकिन आज उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी अकेले होने की वजह से अब आपस में काफ़ी बातें कर लिया करती थी और घर के काम भी दोनों मिलजुल कर किया करती थी। सीमा उन्हें काम करने से मना करती थी, लेकिन नीलम सीमा के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करती थी क्योंकि नीलम को अब सीमा का साथ अच्छा लगने लगा था। कहते हैं जब हमारे मन से नकारात्मक विचार निकल जाते हैं तो फिर हमें अपने आसपास सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। जैसा कि अब
नीलम के साथ हो रहा था। एक दिन सीमा ने सोनिया को घर पर बुलाया और उससे उसकी शादी के बारे में पूछा, तो सोनिया ने अपनी मम्मी को बताया कि उसे एक लड़का पसंद है और वह उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन अभी वह अपने आप को 2 या 3 साल का समय देना चाहती है, उसके बाद ही शादी करेगी। तो सीमा ने पूछा, वह लड़का क्या चाहता है? सोनिया ने बताया, मम्मी वह भी अभी शादी नहीं करना चाहता। सीमा ने कहा, बेटा अभी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, हम एंगेजमेंट अभी कर देते हैं और शादी जब तुम लोगों को करना हो बता देना। इस बात के लिए सोनिया तैयार हो गई। सीमा ने दोनों की एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से कर दी। सभी बहनें सोनिया की एंगेजमेंट में आई थी, इसलिए घर में धमाकौचड़ी मची हुई थी। एंगेजमेंट का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गया और कुछ दिनों के बाद सब वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर चली गई और घर में रह गई दोनों देवरानी जेठानी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।